हेलो एवरीवन, मैं सरोज कुमार राय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईएस ड्रीम एजुकेशन में वेलकम करते हैं। और चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान के अगले श्रृंखला में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ लेके आए हैं, जिसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपको बहुत सारे एग्जामों को कवर कराएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी एमटीएस एवं यह आपके बिहार स्टेट जैसे एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आज के इस वीडियो श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे। इसमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें आपको पहला प्रश्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, कि वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर स्थित है। जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, ए लक्षद्वीप, बी मालदीव, सी कोलकाता एवं डी कन्याकुमारी। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका सही आंसर होगा डी, यानी कि कन्याकुमारी। इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कन्याकुमारी आपके 3 समुद्रों के मिलन स्थान, जिसमें आपके 3 समुद्र बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के मिलन स्थल पे ये स्थित है। जिस स्थान को हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं, इस स्थान को हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजरती है इनका हम नाम देखेंगे। तो इनका नाम का क्रम है, यहाँ पे देखते हैं, गु रा म छ जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, छ से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, से होगा झारखंड, ब से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्री से आपका हो जाएगा त्रिपुरा और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो आप देख सकते हैं, इनमें से जिस राज्य का नाम नहीं आ रहा है, 8 में से वही ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें महाराष्ट्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी महाराष्ट्र। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है या कर्क रेखा वहां से होकर गुजरती है। तो हम जानते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब
बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो जो भारत में स्थित है उनका नाम अगर हम देखें तो माउंट केटू जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नंदा देवी पर्वत भी आपके भारत में ही है, कंचनजंगा भी भारत में है, जबकि माउंट एवरेस्ट इसका सही जवाब होगा डी। यह जो है माउंट एवरेस्ट, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो जिसका लोकेशन नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई है 8648 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये नेपाल में है। बाकी आप तीनों देख पा रहे हैं, ये तीनों ही आपके भारत की पर्वत चोटियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका गोदावरी, सी ऑप्शन। और इसमें बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसका नाम ग से स्टार्ट होता है, वैसे ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, जिसका कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। 1450 गोदावरी है। इसको हम लोग दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं यह है कि हमारे देश के कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदानी भाग का विस्तार है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश के 43% जो भाग है इसमें मैदान पाया जाता है। बाकी अगर हम लोग देखें तो आपके 11% जो भाग है, 11% भाग पे आपका पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 28% भाग पे आपके पठार पाए जाते हैं, जबकि आपके 18% भाग पे पहाड़ पाए जाते हैं। और आपके शेष 43% भाग पे आपका मैदानी इलाका पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में आपकी तापी, नर्मदा, सिंधु एवं संपूर्णा है तथा साबरमती है, जो आपके अरब सागर में गिरने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों का नाम था। ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। इस
इसको कहीं कहीं तापी भी कहा जाता है। तो ये जो दो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होके बहती है और अरब सागर में गिरती है। हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों में यही दो नदी है आपकी, नर्मदा और ताप्ती या तापी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख आपकी झीलें हैं उसमें आपके दो नाम प्रमुख हैं, डल और वुलर झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा झील होगा? डल झील होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा इसका डी, डल झील और प्लस वुलर झील। ये दोनों ही मीठे पानी के झील हैं। जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चिल्का झील, तो ये आपके ओडिशा राज्य में है और ये भारत का सबसे खारे पानी का झील है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, खारे पानी की ये झील है। अगर हम बात करें, ये दो अन्य झील दे रखा है जिसमें एक आपका है कोलेरू और दूसरा आपका है पुलिकट। तो ये कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, और आपका पुलिकट भी इसका लोकेशन आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु है। तो अगर आपसे जम्मू कश्मीर वाले झील के बारे में पूछता है तो ये आपके डल और वुलर झील, यानी इसमें डल यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग जम्मू कश्मीर को झीलों का नगरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए ध्यान से कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है इसको ये है मैकमोहन रेखा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। जबकि आप रेड क्लिफ रेखा को जानते हैं, तो यह जो आपकी रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ये इसका सही जवाब भारत और चीन, तो आपका मैकमोहन रेखा होगा। अगर इसके बारे में जानते हैं तो ये आपके पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा है, पाकिस्तान और भारत। और भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपका मैग्नोट रेखा। तो ये जो आपकी रेखा है मैग्नोट रेखा, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है, फ्रांस एवं जर्मनी। आपकी 49वीं समानांतर रेखा, कई दफा 38वीं समानांतर रेखा भी पूछा जाता है। तो आप जैसा कि जानते हैं आपकी 49वीं समानांतर रेखा जो है यह अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, अमेरिका एवं कनाडा। चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस कम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है 9 आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन दे रखा है 9 नंबर कि लोनार झील कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लोनार झील कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। और हम जानते हैं कि यह एक उल्का पिंड के गिरने से निर्मित हुआ है। तो यह
भी कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह उल्का पिंड के पृथ्वी पे गिरने से निम्नलिखित में से कौन सा झील बना है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील का निर्माण जो है यह उल्का निर्मित है, उल्का के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा ये एग्जामों में देखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी का है? तो ये आपका क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स में भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी का है। तो हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। और इस नदी में जो द्वीप निर्मित होता है उस द्वीप का नाम है माजुली, माजुली द्वीप। इसको कहीं कहीं माजुली द्वीप भी लिखा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो किसके दरबार में आया था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो जो है ये कुबलई खान के दरबार में आए थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की एवं चीन के शासक कुबलई खान के दरबार में आए और उनके साम्राज्य के वैभव और अपनी यात्रा वृत्तांत में उनके कहानियों को विस्तृत वर्णन किया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्को पोलो किस देश के यात्री थे। तो इसका सही जवाब पुर्तगाल होगा। इसमें क्वेश्चन ही बना दिया है, लेकिन इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो किसके दरबार में आए थे। तो ये सही जवाब होगा कुबलई खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि सन 1453 ईस्वी में तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमा लिया गया और जिस मार्ग से यूरोपीय व्यापार करते थे, व्यापारी आते थे, उनके मार्ग को बंद कर दिया गया। अर्थात अब यूरोप से आने वाले व्यापारियों से जो तुर्क के लोग थे, जिन लोगों ने इस मार्ग पे अपना कब्जा जमाया था, कुस्तुनतुनिया पे कब्जा जमाया था, ये लोग भारी टैक्स वसूलने लगे, जिससे अब व्यापार करना इतना आसान नहीं रहा। अब यह यूरोपियों के लिए एक समस्या बनकर सामने आया। इसमें यूरोपियों को लगा कि अब हमें कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए और तब से नए नए वैज्ञानिक खोजें शुरू हुई और भौगोलिक क्षेत्र में नए नए देशों का भी खोज का आरंभ हुआ। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका कुस्तुनतुनिया का पतन जो होगा ऑप्शन बी 1453 और कुस्तुनतुनिया पर तुर्क के लोगों ने कब्जा कर लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ऊपर जाएंगे। राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसमें हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है। तो बाबू हम जानते हैं राइट्स ऑफ मैन जो है यह आपके थॉमस पेन की महत्वपूर्ण रचना है और अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है थॉमस पेन की एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है कॉमन सेंस, जिसका नाम है कॉमन सेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और आप सभी वाशिंगटन के बारे में जानते हैं, इन्होंने अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
पेरिस शांति संधि 1883 के बाद इन्होंने अमेरिकी सेना का बागडोर अपने हाथों में लिया और अमेरिका को क्रांति का नेतृत्व करने के बाद अमेरिका को जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, इन्हें स्वतंत्र अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, प्रथम राष्ट्रपति। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, तो ये होंगे आपके जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो हम सभी जानते हैं विश्व का पहला लिखित संविधान लागू करने वाला देश कोई और नहीं अमेरिका ही है, जो आपका 1789 में विश्व का प्रथम लिखित संविधान लागू करने वाला देश बना। प्रथम लिखित संविधान। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1789। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन बाबू देखेंगे। चलिए बोर्ड को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क। इनके प्रयत्नों से ही पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था। तो जब हम लोग गुटबंदी की बात करते हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विश्व में गुटबंदी का जन्मदाता जो है ये आपको बिस्मार्क को माना जाता है, जो जर्मनी के चांसलर थे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन और भी इम्पोर्टेंट है, कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता है। इनका लक्ष्य था भारत तक पहुंचना, लेकिन ये रास्ता भूल गया और 1492 में इसने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। अब हिटलर को कौन नहीं जानता है। हिटलर जो कि जर्मनी के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के गौरव को वापस दिलाने के लिए इन्होंने नाजीवाद नामक विचार का स्थापना किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जानते हैं मेजनी के बारे में। तो मेजनी जो कि आपके यूरोपीय इतिहास में बहुत ही फेमस है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का जनक या मसीहा किसे कहा जाता है। द पायनियर ऑफ इटली यूनिफिकेशन। तो वो हम लोग मेजनी को कहते हैं। और मेजनी के द्वारा दो बनाए गए महत्वपूर्ण संस्थाएं भी फेमस है। पहला संस्था है आपका यंग यूरोप और दूसरा है यंग इटली। दोनों की स्थापना मेजनी के द्वारा ही किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे आप लोग। कह रहा है कि जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया। जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पे कब आक्रमण यानी हमला किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं कि 7 दिसंबर 1941 का वह दिन था जब आपके जापान ने अमेरिकी नौसैनिक हवाई द्वीप जो कि पर्ल हार्बर में स्थित है इस पे आक्रमण किया गया था। जो अमेरिका का द्वीपीय बेड़ा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, इस पे आक्रमण किया गया
और जिसके बाद अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगले ही दिन जापान के खिलाफ 8 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा कर दी। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें और भी ये दो, इस दिन 8 दिसंबर 1941 को ये युद्ध का घोषणा किया अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे ये भी डेट बहुत फेमस है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। विश्व इतिहास के दो ये काले दिन के रूप में जाने जाते हैं। जिस दिन आपका 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को ये भी जापान का ही शहर है नागासाकी, इन दोनों ही शहरों पर एटम बम गिराया गया था, एटम बम। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम जापान के किस शहर पे एटम बम गिराया गया, तो वो था हिरोशिमा। दूसरा शहर नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945, जबकि आपके नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, स्क्रॉल करते हैं, आते हैं आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देख रहे हैं कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नेशनल असेंबली के लोगों के द्वारा यानी थर्ड एस्टेट के लोगों के द्वारा फ्रांसीसी निरंकुशता का प्रतीक बेस्टिल किले को ध्वस्त कर दिया गया था, जिस दिन को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है लेसे फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत तो किसने दिया। तो आप सभी जानते हैं मुक्त व्यापार का सिद्धांत ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। मुक्त व्यापार का सिद्धांत, इसका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ, लेसे फेयर। अगला क्वेश्चन आते हैं वर्साई की संधि कब हुई। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में शांति संधि के रूप में जो आपका ये शहर है चलिए आते हैं, देखते हैं कि सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई। वर्साई की संधि कब हुई, तो हम जानते हैं 28 जून 1919, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। और इस संधि के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और इस संधि को हम लोग आरोपित संधि के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से क्वेश्चन है कि भारत में किस यूरोपीय कंपनी का आगमन सर्वप्रथम हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो क्रम है ये आपका सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर इसका अगर हम देखते हैं तो ये होता है PDA और यहाँ पे आता है आपका B, यानी P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, B फॉर ब्रिटिश और F फॉर फ्रांसिस। ये कंपनियों का आगमन है, तो ये सही आपका आंसर हो जाएगा A यानी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा B 1945, 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो हमारे भारत का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। और वहीं से ये क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश में हुए भारी विद्रोह के कारण वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो देश छोड़कर चले गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शेख हसीना। ये सभी को पता होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर सिंबल। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ये पंजा छाप है। और ये भी हम जानते हैं, ये भी पूछा जाता है कि भारत की पहली जो नेशनल पार्टी है वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनका बता देते हैं। ये कमल छाप आपके बीजेपी का सिंबल है, लालटेन छाप आपके आरजेडी का सिंबल है, जबकि तीर छाप आपके जेडीयू का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात कही गई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कितने तरह के न्याय, तो आप हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है और वो 3 तरह का है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सीधे लिखा गया है 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। आपका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यहाँ भारतीय संविधान की बात हो रही है, तो भारतीय संविधान सभा की हम लोग जानते हैं पहली बैठक दिसंबर 1946, यानी ये डेट था 9 दिसंबर 1946। इस दिन पहला बैठक हुआ था जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। और भी थोड़ा सा देखते हैं संविधान सभा की बैठक से। इसके अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। अब इसके भी नेक्स्ट 2 दिन बाद की घटना को जानते हैं। 13 दिसंबर 1946। तो ये वो दिन था जब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए? तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को
इसको पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हमारे संविधान में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, 13 दिसंबर 1946, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे अंतिम रूप से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट करेंगे अभी, और आपको 40 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें अभी हम 26 नंबर पर पहुंचे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं। यंग इंडिया किसकी कृति है? तो आप जानते हैं यंग इटली या यंग यूरोप के आधार पे ही भारत में महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। महात्मा गांधी के और भी पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हरिजन पूछा जाता है, और भी है हिंदू स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हैं जो पूछा जाता है। इसमें हम आते हैं तो इनका भी बहुत सारा पुस्तक पूछा जाता है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुख्य पुस्तक है। आपके बाल गंगाधर तिलक का भी पुस्तक पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य हो, जिस पुस्तक को इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था, या द आर्कटिक होम ऑफ वेदास हो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। द आर्कटिक होम इन वेदास, या गीता रहस्य, या ओरियन, ये आपके बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, यंग इंडिया। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक गीता रहस्य, बहुत ही फेमस है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल की बात की जा रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल आपके 12 शेड्यूल दिए गए हैं, कुल आपके 12 अनुसूचियां हैं। और हमारे भारतीय संविधान में आप जैसा कि जानते हैं, अभी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां ये आपके दिए गए हैं। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें ये भी है कि 12वीं अनुसूची में कौन किससे संबंधित है, अगर सब बताएं। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इसमें जान लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो हम जानते हैं संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित है। वैसे ही अगर पूछे 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो हम जानते हैं 8वीं अनुसूची भाषा अनुसूची कहा जाता है, जिसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह भूमि एवं जमींदारी व्यवस्था के सुधार से संबंधित है। अगर वैसे ही हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की व्याख्या की गई है, जो सांसदों एवं विधायकों के लिए बनाया गया है। अगला अगर हम देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था आपकी 11वीं अनुसूची में। वैसे ही अगर नगर पालिका की बात करें तो ये आपके अनुसूची 12 में है, जो अंतिम अनुसूची है। तो ये पूछा जाता है। चलिए कभी इस पर डिटेल्स वीडियो बनाएंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियों के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, दिन दिवस का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपका क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। तो हम जानते हैं यह है आपका अमेंडमेंट 86 यानी 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये है वर्ष 2002। वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया, जिसे अनुच्छेद 21A में स्थान दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको भी जानते हो 42वां संविधान संशोधन। इसे हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और अनावश्यक चीजों को हटाया गया। जैसे 44वें संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति जो मौलिक अधिकार था उसको हटाया गया और उसे एक विधिक अधिकार बनाया गया। तो चलिए कभी अमेंडमेंट पे भी कुछ करेंगे, वीडियो लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति अपना रिजाइन लेटर जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन होंगे। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ऑप्शन ए श्रम, संगठन, साहस एवं भूमि। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन के रूप में भूमि को जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि भूमि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, जबकि बाकी सारी चीजें आप कहीं भी यूटिलाइज में ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। तो व्यवसाय में जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसे हम लोग उद्यमी या साहसी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, साहसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो हम जानते हैं बिहार के पटना जिले की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। यार स्पेशल से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। सर्वाधिक जो जेंडर गैप, तो जेंडर रेशियो को दर्शाता है वो ऐसे अभी आपके किताब के अनुसार 9th का है। तो 9th में आपका दिया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सिवान, अपना जिला सिवान। लेकिन अभी करंट का जो डाटा आया है इसमें नाम गोपालगंज का भी आ रहा है। तो हम याद रखेंगे अगर करंट से क्वेश्चन आता है तो गोपालगंज लगाएंगे। जबकि अगर आप देखेंगे कि ये आपके बुक लेवल का एग्जाम है, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो इसमें आप सिवान ही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए मूल अधिकार बनाने पे जोर दिया था। ये एक नोबेल प्राइज विजेता भी हैं अमर्त्य सेन। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी। इसका सही जवाब क्या होगा, बी, मूल अधिकार। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, नोबेल प्राइज विजेता भी हैं, नोबेल प्राइज भी मिला है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बाबू हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आगे निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी इसमें कुछ क्वेश्चन डाला गया है।
तो इसमें बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा का, नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर में आपका कृषि तो होगा नहीं, उद्योग ही नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बाढ़। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डेंगू बीमारी का कारण क्या है? आग लगने से तो डेंगू होगी नहीं, भोजन ठंडा होने से भी नहीं होगा। बाढ़ का भी प्रकोप देखा जाता है, लेकिन इसका मेन जो रीजन है वो है जल जमाव। जब भी वाटर का स्टोर होगा हमारे अगल बगल में, तो आपके डेंगू परजीवी मच्छर अधिक से अधिक बढ़ेंगे और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। डिजास्टर मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा अर्थात जो मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है। तो इसमें विनाशकारी रसायनों का फैलना, ये भी सही है, मानव के भूल से ही उत्पन्न होता है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं रेल दुर्घटना, ये भी आपका मानव जनित आपदा है। बांधों का टूटना, ये भी आपका मानव जनित आपदा है। यानी इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी आपके मानव जनित आपदा है, मानव के क्रियाकलाप से ही उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें दिया है कि 26 नवंबर 2008 को भारत के किस नगर में आतंकवादियों ने हमला कर 166 निर्दोष लोगों की जान ले ली। तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट घटना है और आप जानते भी इसके बारे में कि यह जो घटना हुई थी मुंबई में हुआ था, जिसमें 4 दिनों तक लगातार एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयब। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयब, इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था और लगातार 4 दिनों तक यहाँ पे गोली बम बारूद बरसाए गए थे। 4 दिन में यहाँ की भारतीय सेना ने इस पर काबू पा लिया था और उन आतंकियों को पकड़ करके बंद कर दिया गया था। चलिए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई ताज होटल की जो घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, आते हैं और देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर, क्वेश्चन में नहीं है कि 40 नंबर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नया लोकतांत्रिक देश कब बना? तो एक लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका वर्ष 1994 में एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर कर सामने आया। यह डेट था 26 अप्रैल 1994। एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ काले गोरे के भेदभाव, जिसके लिए एक व्यक्ति का नाम आता है जो बहुत ही फेमस है, नेल्सन मंडेला। 28 वर्षों तक उन्होंने अपना जीवन जेल में गुजारा। जेल में से आने के बाद अंततः उनका जो कठिन परिश्रम और संघर्ष था 26 अप्रैल 1984 को सफल हुआ और दक्षिण अफ्रीका एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। तो चलिए कमेंट्स में बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को फैलाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।